अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक द लास्ट हीरोइक डेज ऑफ गांधी जी। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में और इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 अकॉर्डिंग टू विच टू कंट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ गांधी जी observed the day of independence. According to the sources, on 15th of August 1947, Gandhiji was not present at the festivals in the capital city of Delhi. He was in Calcutta, but he did not attend any function or host a flag there either. So Gandhiji marked the day with 24 hours fast. तो इस स्टेटमेंट से पता चलता है गांधी जी उस टाइम पे दिल्ली में नहीं थे, जहाँ पे जो इंडिपेंडेंस डे था सेलिब्रेट किया जा रहा था और जो ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था 1930s में, तो उसको होस्ट किया जा रहा था। तो गांधी जी ऐसे फेस्टिव ओकेजन पे मौजूद नहीं थे। वो उस टाइम पे कहाँ पे थे? ही वॉज इन कलकत्ता। और उन्होंने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अटेंड नहीं की, ना ही कोई सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट की, बल्कि ही मार्कड द डे विद द 24 आवर्स फास्ट। तो वो 24 घंटे फास्ट पे रहे, उनने कुछ नहीं खाया, बिकॉज ऑफ द पेनफुल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। जो हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस आई, दैट वाज नॉट ओनली इंडिपेंडेंस बट दैट केम विथ bloodshed एंड द partition. When we say bloodshed, that started from Calcutta and then separate to different regions of what we call the British India, especially to the Punjab, Lahore, Sindh, UP and rest of the neighboring states of India. तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रियॉट्स हो गए, बिकॉज पीपल वायर फाइटिंग विद ईच अदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टोटली साइलेंट, ही वॉज नॉट रेडी टू टैकल द सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में हिंदूज़ मुसलमानों को, मुस्लिम सिख्स पता नहीं किसको, आपस में लोग लड़ रहे थे। अब क्यों लड़ रहे थे ये बताना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में जो किलिंग्स हो गई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। सड़कों पे खून था, ड्रेन्स में खून था, जो कुएँ थे वहाँ पे खून नज़र आ रहा था, घर खून से लथपथ थे। तो साथ ही में जो लोग ज़ख्मी हो गए उनसे हॉस्पिटल्स भरे पड़े थे। और साथ ही में जो माइग्रेशंस हो गई वो बहुत ज़्यादा हो गई, बिकॉज पीपल वर आस्क्ड to leave their what we can say ancestral houses, ancestral properties, ancestral villages, ancestral what we can say places, and to migrate a new distant land. तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर हिंदुस्तान आए जो नॉन मुस्लिम्स थे। इसी तरह से हिंदुस्तान से काफ़ी सारे मुसलमान माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए। तो जो ये लोग माइग्रेट हो गए, दे केम टू बी नोन एज रिफ्यूजीज़। तो इन रेफ्यूजीज़ के लिए सबसे पहले प्लेस ढूंढनी थी, कहाँ पे रखेंगे इनको, क्या खिलाएंगे, किस हालत में इनको रखेंगे, बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज़, देयर रिलेटिव्स, what we can say livelihood, and what we can say all kinds of their nears and dears. तो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी डिसाइडेड नॉट टू ऑब्जर्व व्हाट वी कैन से इंडिपेंडेंस डे. So that's why he marked the day with 24 hours fast. At the same time, according to the according to his biographer D.G. Tendolkar, D.G. Tendolkar वो बायोग्राफर थे जिन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा. He says that Bapu went round hospitals and refugee camps giving consolation to the distressed people. तो जो बापू यानी गांधी जी थे वो उस टाइम पे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में गए, उन रेफ्यूजी कैंप्स में गए जहाँ पे माइग्रेंट्स आए थे पाकिस्तान से, और उनसे बात की, उनको तसल्ली दी, या उनको किसी तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि इनकी जो मेमोरीज़ है वो किसी तरह से वो पेन थोड़ी सी कम हो जाए. सो ही अपील टू द सिख्स, द हिंदूज, द मुस्लिम्स टू फॉरगेट द पास्ट एंड मेंटेन द ब्रदरहुड. उनकी एक ही स्टेटमेंट थी सारे लोगों से, चाहे हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, कि आप किसी तरह से ये पास्ट भूल जाइए और ब्रदरहुड जो है उसको मेंटेन कीजिए. सो दीज स्टेटमेंट्स वर वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम when almost whole North India was in chaos and confusion, when there was bloodshed everywhere in India, when people were killing each other, when British government was silent, when there was no leader to respond towards to the problems of the people. So ऐसी सिचुएशन में गांधी जी की ये स्टेटमेंट्स, गांधी जी का लोगों से मिलना, it seems to be a very very heroic activity. Let us try to understand और कुछ फैक्ट्स के बारे में. So, at the initiatives of Gandhi and the Nehru,
द कांग्रेस नाउ पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो जैसा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान थे, तो नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन गई। इसी तरह से हिंदुस्तान में ज़्यादातर हिंदूज़ थे या नॉन मुस्लिम्स थे, तो मुसलमान या बाकी कुछ ग्रुप्स जैसे जिनमें क्रिश्चियंस थे, जिनमें बुद्धिस्ट्स थे, जिनमें जैन्स थे, तो वो माइनॉरिटी या सिख्स थे, वो माइनॉरिटी बन गए। तो इन माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेहरू जी, गांधी जी ने कांग्रेस को ये मशवरा दिया दैट इट शुड पास अ रेजोल्यूशन in which the minorities would be given proper rights, safeguard। तो इस तरह से वो रेजोल्यूशन, फेमस रेजोल्यूशन पास हुआ जिसका नाम पड़ गया द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक जितने भी माइनॉरिटीज़ हिंदुस्तान में होंगी उनको बराबर राइट्स मिलेंगे, उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करेगी, उनको इक्वालिटी देगी। सो कांग्रेस बिलीव दैट वॉट एवर बी द सिचुएशन इन पाकिस्तान, India would be a democratic secular state where all the citizens enjoy equality entitled to the protection of the state irrespective of the religion to which they belong। तो नेहरू जी का ये मानना था दैट पाकिस्तान कुछ भी हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप वहाँ पे हो या कोई और रूल हो वहाँ पे, तो हमें उससे कुछ नहीं, बट इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बनेगी जो किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी या फिर सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करेगी, और साथ ही में डेमोक्रेटिक, यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों की ही होगी, लोग इलेक्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट, और इसी गवर्नमेंट के मुताबिक सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, भले ही वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, उनको बराबर प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस फेमस रेजोल्यूशन ने माइनॉरिटीज़ को कुछ रिलैक्सेशन या हम कहेंगे थोड़ा बहुत जो सिक्योरिटी फील करने का सेंस वो दिया। सो मेनी स्कॉलर्स हैव रिटन ऑफ द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बीइंग गांधीज फाइनेस्ट आवर्स। बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने गांधी जी के इन जो ये हम कहेंगे वर्स्ट डेज थे, उनमें उनका रोल जो उन्होंने प्ले किया, लोगों से मिले, लोगों को पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने की एडवाइस दी, तो इन डेज़ को वो कहते हैं फाइनेस्ट आवर्स ऑफ व्हाट वी कैन से 1946 and 47। So after working to bring peace to Bengal, Gandhiji now shifted to Delhi, from where he hoped to move on to the riots-torn districts of Punjab। जैसा मैंने पहले बोला कि कलकत्ता में रियॉट स्टार्ट हो गए डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, और फिर इसी तरह से पंजाब से फिर बाकी रीजन जिनमें सिंध, लाहौर, दिल्ली, यूपी, तो यहाँ पे फैल गया। तो गांधी जी हर उस रियॉट टाउन एरिया में जाना चाहते थे जहाँ पे ब्लडशेड हो रहा है, लोगों को अपील करना कि स्टॉप कीजिए, ब्रदरहुड मेंटेन कीजिए, ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहिए। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते रहे। कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट की, बट देयर वर सम पीपल हु आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स एंड व्हाट वी कैन से एक्टिविटीज़ ऑफ गांधी जी। तो देखते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ। So while in the capital city of Delhi, Gandhi's meetings were disrupted by the refugees who objected to reading from the Quran or shouted slogans asking why Gandhi did not speak of the sufferings of those Hindus and Sikhs still living in Pakistan। तो कुछ रेफ्यूजीज़ जब गांधी जी रेफ्यूजी कैंप्स में गए तो वहाँ पे कुछ रेफ्यूजीज़ ने अपोज़ किया, क्योंकि गांधी जी ने कई बार कुरान की जो वर्सेस है उनको रिसाइट किया और लोगों को ये यकीन दिलाया कि जो ये कंट्री है ये सबकी कंट्री है, एंड वी हैव टू लिव विथ ईच अदर, वी हैव टू लिव टुगेदर इन दिस कंट्री। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ रेफ्यूजीज़ खड़े हो गए जिन्होंने कहा कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वाई नॉट अबाउट हिंदूज़ एंड सिख्स हु लिव इन पाकिस्तान। उन हिंदूज़ का क्या होगा, उन सिख्स का क्या होगा जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ लोगों ने अटैक भी किया, अटेम्प्ट भी किया, गांधी जी को मारने की कोशिश भी की गई, एंड दैट वाज डन ऑन 20th of January 1948। बट ही carried on what we can say donated, it means he saved his life, somebody saved his life, and he came out what we can say without any injury or without any harm। तो 1948 में जो उन पे अटैम्प्ट किया गया वो तो फेल हुआ, बट लेटर ऑन एक और अटैम्प्ट हुआ जिनमें गांधी जी की डेथ हो गई ऑन स्पॉट। So on 26th of January, he spoke at his prayer meeting of how the day had been celebrated in the past as Independence Day, यानी 26th of January 1930। तो गांधी जी ने ऐसी 26th of January को
एक प्रेयर मीटिंग में जब वो प्रेयर्स कर रहे थे, लोगों के बीच में खड़े थे, तो उन्होंने याद दिलाया कि 1930 में हमने एक दिन ऑब्ज़र्व किया था, इंडिपेंडेंस डे। उस टाइम पे हालांकि हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली थी, हिंदुस्तान वाज स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल, लेकिन कांग्रेस ने एक कॉल दी थी दैट ऑल पीपल इन इंडिया शुड ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंस डे। अब चूंकि उस दिन इंडिपेंडेंस नहीं मिली, तो 47 के बाद इस डे को इम्पोर्टेंट माना गया। बाद में कांग्रेस ने इसी डे को इम्पोर्टेंस दी जबकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। तो जो हिंदुस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 26 जनवरी 1950 को लोगों तक पहुंचा, और इसीलिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वो एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो खैर, ही अश्योर्ड द पीपल दैट माइनॉरिटीज़ इन इंडिया वुड बी गिवन इक्वलिटी एंड द प्रोटेक्शन। तो उनकी एश्योरेंस थी सारे लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी तरह की माइनॉरिटी ग्रुप्स को कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। अब ये किस हद तक सच है वो आगे चलकर देखेंगे। सो एट हिज डेली प्रेयर मीटिंग ऑन द इवनिंग ऑफ 30th January 1948, Gandhiji was shot dead by a young man namely Nathuram Godse, who was a Brahmin from Pune. So he was an editor of the extremist Hindu newspaper. He had denounced Gandhi as an appeaser or supporter of the Muslims. तो 1948 को 30 जनवरी को 1948 में गांधी जी को एक पर्सन ने गोली मारी जो एक ब्राह्मण था पुणे से, जिनका नाम था नथुराम गोडसे। वो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर थे। तो उन्होंने कहा गांधी जी इज़ अ अपीज़र, वो तो मुस्लिम्स को अपीज़ कर रहे हैं, यानी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से इस एक्सट्रीमिज़म में उन्होंने गांधी जी को मारा। तो इससे ये पता चलता है गोडसे ने सिर्फ इसलिए गांधी जी को मारा दैट ही वाज ट्राइंग टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड ही बिलीव्ड दैट कि पार्टीशन, ब्लडशेड जो कुछ भी हुआ वो गांधी जी ने कराया, क्योंकि गांधी जी हमेशा मुस्लिम्स के सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें कितना सच है कितना झूठ, हिस्टोरियंस हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज थिंग्स। तो right now, Gandhiji's death led to an extraordinary outpouring of a grief, and his funeral was attended by various social political groups. तो जैसे ही उनकी डेथ हो गई, गोली चलाते ही कुछ टाइम के बाद जब उनकी डेथ हुई, डेथ से पहले उन्होंने कहा गोडसे को छोड़ दो। तो डेथ के बाद ऐसा एक नया मंजर देखने को मिला दैट द होल नेशन ऑफ इंडिया बिगेन टू वीप। पूरा हिंदुस्तान रो रहा था। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स ने उनकी आखिरी जो फ्यूनरल प्रायर था उसमें पार्टिसिपेशन की। सो इवन सम इंटरनेशनल फिगर्स लाइक जॉर्ज ऑरवेल जो नॉवेलिस्ट हैं यूरोप के, एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी गांधी जी की जो आखिरी रसूमात थी उनमें पार्टिसिपेशन की। सो द टाइम मैगजीन ऑफ अमेरिका, ये न्यूज़पेपर था अमेरिका का, कंपेयर गांधी मार्टिरडम टू दैट ऑफ अब्राहम लिंकन। यहाँ तक कि अमेरिका के न्यूज़पेपर ने गांधी जी की इस डेथ को, या जिसको हम कहते हैं मार्टिर होना, तो इसको कंपेयर किया इब्राहिम लिंकन के मार्टिरडम के साथ, यानी उनकी शहादत के साथ। तो इतना रेस्पेक्ट मिला गांधी जी को इवन आफ्टर डेथ। So this is the picture showing us the death of Gandhi when he was shot dead by a person, Nathuram Godse. You can see here where he was shot and what happened when he was shot dead by the person Nathuram Godse. This is the last picture, or we can say picture of Gandhi after his death. This was the person Nathuram Godse who killed Gandhiji. This is the funeral pyre or funeral procession of Gandhiji, which was attended by a large number of people, not only from India but from the other countries of the world, especially from Europe and America. You can see here these pictures tell us so many things about Gandhi's heroic days. सो डियर किड्स, यहाँ तक हमने जानने की कोशिश की गांधी जी के जो लास्ट डेज थे 1948 में, उनकी डेथ से पहले उन्होंने क्या क्या काम किए,
इवन ही ट्राई टू वंस अगेन मेंटेन द यूनिटी ऑफ पीपल, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। अब लेट हो चुका था, देर हो चुका था, और इस वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नोइंग गांधी यानी सोर्सेज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आखिर गांधी जी के बारे में अगर हमें ज़्यादा जानना है, या जो कुछ भी हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जाना है, वो किन सोर्सेज से हमें मिला है, यानी कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है। So historians have used and can use to reconstruct the political career of Gandhi and the history of Indian national movement. Some of the important sources कौन कौन सी चीज़ें हैं? Writings and speeches of Gandhi and his contemporaries, जो भी गांधी जी ने लिखा, चाहे स्पीच दिए या कहीं पे लिखा, वो सारी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है, उन सारी स्टेटमेंट्स को लिखा गया है, और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी है, यानी मूवीज़ बनी है, तो उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये सब स्टडी करने के लिए। ऑटोबायोग्राफीज़ एंड बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं उसको जो इंसान खुद ही अपने बारे में लिखता है, बायोग्राफी बोलते हैं उसको जो किसी दूसरे के बारे में लिखी जाती है, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में लिखता है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड ऑफिशियल डायरीज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वीकलीज़, तो न्यूज़पेपर्स हों या मैगजीन्स हों या वीकलीज़, हफ्तावार जिनको हम उर्दू में बोलते हैं। नेशनलिस्ट पेंटिंग्स, वो पेंटिंग्स जो नेशनलिस्ट लीडर्स ने बनाई, जैसे भारत माता की पेंटिंग्स बनाई है, या जो पेंटिंग्स जिसमें दिखाया गया है ब्रिटिशर्स किस तरह से रूल कर रहे थे, या किलिंग्स किस तरह से हो रही थी, इन सारी पेंटिंग्स को भी इम्पोर्टेंट समझा जाता है एज अ सोर्स टू नो अबाउट गांधी। तो पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, वन important source is writing and speech of Gandhi and his contemporaries. Speeches allow us to hear the public voice of an individual, while private letters give us a glimpse of his or her private thoughts. तो पब्लिक स्पीच से पता चलता है कि लोगों के बीच में ये लीडर कैसा था। इसी तरह से उनकी जो प्राइवेट लेटर्स थी, उनसे पता चलता है कि पर्सनल लाइफ में उनका क्या आइडिया था, वो किस तरह से रहते थे, या किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहा अपनी पर्सनल लाइफ में। तो प्राइवेट थॉट्स क्या थे? So Gandhi regularly published in his journal Harijan letters that others wrote to him. Nehru edited a collection of letters written to him during the national movement and published a bunch of old letters in 1958. तो गांधी जी ने भी काफ़ी ज़्यादा लेटर्स लिखी नेहरू को, नेहरू ने गांधी को, बाकी लीडर्स को लिखी। तो इन सारे लेटर्स को बाद में पब्लिश किया गया और इसका नाम पड़ गया अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जो नेहरू जी ने बाद में पब्लिश किए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ पिक्चर्स। दिस डे दैट ईयर 11th February 1933, हरिजन की एक पिक्चर है, यू कैन सी हियर। हरिजन वाज न्यूज़पेपर ऑफ गांधी जी इन विच ही अपोज्ड कास्ट सिस्टम बिकॉज ही बिलीव्ड दैट हरिजन इट मीन्स दलित्स, दे आर द पीपल ऑफ गॉड। इसी तरह से यहाँ पे राइट साइड में नेहरू जी ने 1958 में जो तमाम लेटर्स को पब्लिश किया एक बुक में, तो उसकी पिक्चर दी गई है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। फ्रेमिंग अ पिक्चर, बायोग्राफीज़ हों या ऑटोबायोग्राफीज़ हों, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एक पर्सन के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं स्पेशली इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो राइटिंग एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ अ वे ऑफ फ्रेमिंग अ पिक्चर ऑफ यूर सेल्फ। जब भी कभी इंसान अपने बारे में कुछ लिखता है, दैट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, और उसमें वो अपनी पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है, यानी इंसान है कैसा वो सब कुछ एक्सपोज करता है। तो गांधी जी के बारे में अगर और जानना है, यू कैन रीड हिज बायोग्राफीज, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज रिफ्लेक्ट्स द थॉट्स ऑफ राइटर्स। ओवैसली थॉट्स भी पता चलते हैं थ्रू पुलिस आइज, क्योंकि पुलिस और पब्लिक के बीच में कभी सेम व्यूज़ नहीं हो सकते, सिमिलर व्यूज़ नहीं हो सकते हैं, इसलिए अक्सर लेटर्स या रिपोर्ट्स जो पुलिस मैन प्रोवाइड करते हैं, ख़ासतौर पे जब कॉलोनियल रूल हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, तो वो डिफरेंट वे में उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो एक हिस्टोरियन को, एक स्टूडेंट को ये ज़रूरी है कि वो रैशनल होना चाहिए। ही शुड बी अ स्टूडेंट, नॉट द सपोर्टर ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप्स, नीदर पुलिस नॉट द पब्लिक। तो ऐसी सिचुएशन में तमाम ऑफिशियल रिपोर्ट्स को डीपली स्टडी करना होता है और उस टाइम के अदर सोर्सेज को पढ़ना, ताकि समझ में आए पुलिस ने रिपोर्ट क्यों दिया। जैसे जलियांवाला बाग रिपोर्ट, उसकी बात करेंगे तो वो पब्लिक की नज़रों में एक था और पुलिस की नज़रों में कुछ और था, क्योंकि जनरल डायर ने जो ऑर्डर्स दिए थे उस टाइम पे उसकी पिक्चर कुछ और थी, वो कुछ और कह रहा था, लोग कुछ और कह रहे थे। अगर सच में समझना है तो दोनों को हमें स्टडी करना होगा। सो फॉर इंस्टेंस द रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द होम डिपार्टमेंट फॉर द पीरियड ऑफ द साल्ट मार्च,
इसी तरह से जो साल्ट मार्च का जो इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ था उसके बारे में पब्लिक ने भी रिपोर्ट्स लिखे, लीडर्स ने भी रिपोर्ट्स दिए, न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट पब्लिश किए और साथ में गवर्नमेंट ने भी अपने रिकॉर्ड्स दिए, लेकिन सब के सब बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट समझती थी कि लॉ ब्रेकर आ गया, वहीं दूसरी तरफ से जो लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे कि हार्श लॉ ब्रेकर आ गया। तो ये दो टर्म्स अगर समझेंगे, इससे पता चलता है दैट पीपल सपोर्टेड द लॉ ब्रेकिंग ऑफ गांधी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव्ड दैट इट वाज टोटली एंटी लॉ मूवमेंट। तो इसी तरह से साल्ट मार्च को डिफरेंट तरीक़ों से दिखाया गया है, कभी उसको रिजेक्ट किया गया, कभी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, तो कभी उसको प्रेज़ किया गया। So these reports have projected Salt March as unlawful act and a resistance to the benevolent British Raj. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट थी, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने स्टेटमेंट्स दी, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने ये साल्ट मार्च किया। तो ऐसी सिचुएशन में तमाम रिपोर्ट्स को सोच समझ के स्टडी करना और उन पे रिसर्च करना और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने के बाद ही कोई बात लिखना, तो ये एक हिस्टोरियन, एक स्टूडेंट का काम है। फ्रॉम न्यूज़पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कोई एक छोटी सी स्टेटमेंट क्यों ना हो, चाहे छोटा न्यूज़पेपर हो, लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, तो हर एक न्यूज़पेपर उस टाइम की इंफॉर्मेशन देता है। ख़ासतौर पे जो रिपोर्ट्स होते हैं, स्पेशली किलिंग्स कितनी हुई, कितने लोग मर गए, क्या सिचुएशन थी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जो गवर्नमेंट ऑनर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ डिफरेंट होती है उन न्यूज़पेपर से जो नेशनल होते हैं, जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होते हैं, जो लोगों के फेवर में होते हैं। सो देयर आर पब्लिक न्यूज़पेपर्स एंड गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स, दोनों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट है उस टाइम के न्यूज़पेपर्स का, बहुत से न्यूज़पेपर्स थी, जैसे बंगाल गेज़ट है, इंडिया गेज़ट है, बम्बई जो हेयरलेड है, या इसके अलावा यहाँ पे अमृता बाज़ार पत्रिका है, या बंगदार्स हना है, या इंडियन स्टेट्समैन, द हिंदू, द ट्रिब्यून, केसरी। तो हिंदू जो मैंने बोला था उसी का एडिटर था नथुराम गोडसे। इसी तरह से केसरी है, या महाराष्ट्र है, मराठा है, या स्वदेशम स्वदेशम सित्रा है। और इसके अलावा भी कुछ न्यूज़पेपर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। यू कैन सी हियर इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने लिखी, काज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान, टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, वाई सोशलिज्म, JP नारायण, पख्तून, प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट, लॉर्ड कर्जन, माई इंडियन ईयर्स, लॉर्ड हर्डिंग, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, RC दत्त, पत्थर पंचली, percepts of Jesus, a gifts of monotheists. So all these sources are very much important to understand the national movement and the nationalist leaders, especially the Gandhi. तो पेंटिंग्स की पहले ही हमने बात की है, बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई है उस टाइम पे जिसमें दिखाया गया है ब्रिटिश रूल और उनकी एट्रॉसिटीज़, उनकी जो जुल्म सितम थे हिंदुस्तान पे वो दिखाए गए हैं, और साथ में ब्रिटिशर्स ने भी कुछ पेंटिंग्स बनाई है जिनमें वो हिंदुस्तानियों को अनसिविलाइज्ड, बारबेरियस, जंगली, इस तरह का कैरेक्टर दिखाते हैं। तो अपने रेस्पॉन्स में वो कहते हैं कि वी हैव सेव्ड इंडिया फ्रॉम ब्लडशेड। अब ये किस हद तक सच है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए ज़रूरी है इन सारी जो सोर्सेज हैं उनको स्टडी करना। तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी क्लोज़ हो गया। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने कमेंट्स और जो शेयरिंग है वो आप ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।